नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार में जिस तरह से प्रचंड जनादेश एनडीए को मिल रहा है, तो इसके पीछे ढेर ढेर सारे कारण हैं, ढेर सारे फैक्टर हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की न केवल सत्ता में वापसी हो रही है, बल्कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है, वो भी आश्चर्यजनक प्रदर्शन है, यानी कि 90% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। वहीं महागठबंधन, जिसका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक है और एक तरह से तकरीबन 2010 के आंकड़े के आसपास महागठबंधन पहुंचता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन भी 2010 के आंकड़ों के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो इसके कौन से कारण हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ टाटा सोशल साइंस के सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो अश्विनी जी से समझते हैं कि बिहार में जो ये परिवर्तन आया है या फिर लैंडस्लाइड जो विक्ट्री हो रही है, इसके पीछे के कौन से ऐसे मुख्य रूप से 3 कारण हैं जो अश्विनी जी आपको समझ में आते हैं? अब पहले तो रमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आज ये जो अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ है, ये आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन कुछ को लगेगा, लेकिन मैं कुछ महीनों से यहाँ तक कि प्रिंट की जो पुरानी बातचीत आपके साथ हुई है, उसमें मैंने संकेत दिए थे कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई फटीग फैक्टर नहीं है। अब नीतीश कुमार बिल्कुल रहेंगे और एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ मैं इशारा कर रहा था लगातार। और ये जो अभूतपूर्व हुआ है, जो लगभग इसे क्या कहेंगे, हम सुनामी कह सकते हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के चुनावों में 2010 में ऐसा हुआ, जबकि महागठबंधन 22 पे आ गया था और ये परफॉर्मेंस एनडीए का ऐसा रहा था। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मुझे लगता है कि ये जनादेश एक तरह से रेफरेंडम है। इसे मैं एक एज़ ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज़ ए सोशल साइंटिस्ट, जो हम बरसों तक काम इस पे किए हैं, और सभी राज्यों के चुनावों पे हम काम करते हैं, बातचीत भी हम करते हैं। हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, हरियाणा से नहीं कर सकते हैं, हम इसे महाराष्ट्र से नहीं कर सकते हैं। ध्वनि दे रही है, उसकी जैसी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ये एक तरह का जनादेश जो है वो रेफरेंडम की तरह है। और ये रेफरेंडम किस चीज़ पे? ये रेफरेंडम है नीतीश कुमार की लीडरशिप पे, वो बिल्कुल आप मान के चलें। और दूसरा जो है कि एनडीए का जो सुशासन था, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं, जिसे नीतीश कुमार ने लीड किया है पिछले 20 सालों में, इधर-उधर आने के जाने के बाद जो उनके प्रैग्मेटिक अलायंसेस होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग बिहार में पहला लीडरशिप और दूसरा जो इनका गवर्नेंस है, सुशासन, जिसके ऊपर पलायन या रोजगार की बहुत चर्चा हुई कि वो ना दे पाया। और तीसरा जो मैं कहता हूँ, जो फाउंडेशनल है, जो फंडामेंटल है, वो बिहार की महिलाओं ने, वो करीब-करीब 1 करोड़ 70 लाख महिलाओं जिन्होंने निकल कर वोट दिया, जिन्होंने आश्चर्यचकित किया एनालिस्ट को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट को, वो 71% का जो टर्नआउट हुआ है, उसमें जो 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं, जिन्हें ज़्यादातर उसमें जीविका दीदी हैं, जो 1 करोड़ 50 लाख जीविका दीदी हैं, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व है, फंडामेंटल है। और आने वाले दिनों में भी मैंने कहा है कहीं पर कि ये फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी की एक नई दिशा तय करेगा बिहार। तो जो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी है, नीतीश कुमार ने, जब बिहार के गाँव में मैं घूम रहा था, तो किसी युवा से मैंने पूछा कि आप किसको वोट करोगे? तो वो नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ थे। तो मैंने कहा कि नाराज़गी की आपकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने केवल महिलाओं के लिए काम किया है। तो ये सुन के मुझे काफ़ी सुखद अनुभूति भी हुई कि चलिए, एक ऐसा प्रशासक है, एक ऐसा रूलर है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है, जिसने महिलाओं को इतना ज़्यादा एम्पावर किया है कि पहले बिहार के घरों में पुरुष ये तय करते थे कि घर में किसका वोट किसको जाएगा। लेकिन अब महिलाएं जो है अपने तरीके से वोट कर रही हैं, बल्कि शराबबंदी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला किया, उससे महिलाएं और ज्यादा एम्पावर हुई। तो ये एक जो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी है, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है बिहार जैसे राज्य में, कि इस बार तो उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन एक जो सोशल कोलिशन और एक जो वोट बैंक जिसको नीतीश कुमार ने नर्चर किया है, और एक सिर्फ वन टाइम फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक वर्ग तैयार किया है, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बड़ा एक वोट बैंक है बिहार में।
देखिए, मैं ये कहूँगा, इसको दूसरे तरीके से रखूँगा। अगर आप हुँ, लौटते हैं बिहार की तरह, और जिसे मैंने मैटरनल वेलफेयर स्टेट कहा, जो कि ये आधार हुँ, है फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी का, और हुँ, बिहार के गाँवों में और बिहार के शहरों में, शहरों की हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन बिहार 90% रूरल है, एग्रेरियन सोसाइटी है। और पिछले, मुझे नहीं लगता है कि जो जीवंत इतिहास है बिहार का, मैं बुद्ध से लेकर आ रहा हूँ यहाँ तक, मैं वैशाली की उस नगर वधु से लेकर आ रहा हूँ। आज सुबह से मैं सोच रहा था कि वहां से अगर ये कहानी निकल कर आती है, वो पहली हमारी पोएट हुई थी, तो जीविका की ये जो कहानी, 1,50,00,000 औरतों का जो वोट बैंक इसे आप कह रहे हैं, मैं इसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता हूँ। मैं इसको मानता हूँ कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीतीश जी ने बिल्ड किया है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सरकारें बदल सकती हैं और लोकतंत्र में सरकारें बदलेंगी, लेकिन ये जो है वो किस जमीन पे हो रहा है, इसको पहले देखिए। बिहार की जमीन, बिहार की जमीन रही है किसानों की जमीन, किसान आंदोलनों की जमीन रही है। किसानों ने तरह तरह के आंदोलन किए, हिंसक आंदोलन किए हैं, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किए। ये जो महिलाओं का आंदोलन है, ये जीविका एक आंदोलन है, जिस आंदोलन से एक नई डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मुझे ये कहना है कि इस तरह का जो नया मैटरनल वेलफेयर स्ट्रक्चर नीतीश जी ने खड़ा किया है, और उसको बीजेपी ने कैसे लिवरेज किया, इसको आप देखिए। बीजेपी की आज की जीत है, ये इनकी अकेली जीत नहीं है, ये मिली हुई जीत है, और वो भी बिल्कुल। इंस्पायर्ड है इसी से। क्योंकि क्योंकि आप ये देखिए, मैंने कहीं कहा है और लिखा भी है इसे, मैं, अगर नीतीश जी अपने व्यवहारिक समाजवाद के रूप में जाने जाएंगे, तो बीजेपी बिहार की वो दिल्ली की बीजेपी नहीं है। इसे मैंने कहा प्रैग्मेटिक सोशलिस्ट बीजेपी हिंदुत्व है। ये जो प्रैग्मेटिक सोशलिस्ट हिंदुत्व है, वो बिहार की जमीन के लिए एक अलग चीज है, और इसके लिए नीतीश जी का होना जरूरी था। और इसी को मुझे लगता है कि ये जो प्रैग्मेटिक सोशलिस्ट हिंदुत्व है, क्योंकि देखिए ये सोशलिज्म की जमीन थी। आप देख रहे हैं पिछले बिल्कुल। 1990 से लेकर 35 साल की कहानी है। 35 साल की कहानी में इतना अभूतपूर्व जनादेश जा रहा है, और बीजेपी उसको एम्ब्रेस कर रही है, इम्बेड कर रही है अपने आप को इस धरती में, और एक नया मॉडल विद इन बीजेपी उभर के आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक सार्थक है, और बिहार में जिस तरह की समरसता और जिस तरह से विकास होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होने वाला है, उसके लिए जमीन तैयार हो रही है। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि एक प्रैग्मेटिक, एक सोशलिस्ट बीजेपी, बाकी जो दिल्ली की बीजेपी अलग है, बिहार की बीजेपी अलग है। लेकिन जी। इस समय जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बीजेपी को सत्ता के नज़दीक पहुँचने के लिए, या फिर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे पूरे देश में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं है, वो अगर चाहे तो चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहाँ बिठा सकती है। लेकिन आपको लगता है कि क्या बिहार का जो सोशल कोलिशन है, या बिहार की जिस तरह से सामाजिक ढांचा है, बीजेपी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार होगी कि नीतीश कुमार को डंप करके, या नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पर हटा करके अपना मुख्यमंत्री बिठाए, और नीतीश कुमार का कोई डिप्टी सीएम हो या अलग-अलग पोर्टफोलियो हो? क्या ये बीजेपी रिस्क उठाना पसंद करेगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम 67 से लेके 71 के काल में नहीं जा सकते हैं, और हुँ, ना मुझे ये लगता है कि हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा सुनामी है, इतना बड़ा जनादेश है। इस जनादेश, जिसे मैं कह रहा हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के कोलिशन के जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, नहीं दिखाई देंगे, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, ये दोनों की ज़मीनें एक दूसरे से जुड़ी हैं पहली बार, पॉलिटिकली जुड़ी हैं, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, जिसे हम कहते हैं ना फ्रिक्शन, आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन, तो आपने देखा होगा कि 2020 से लेके 2025 तक ऐसा कोई बड़ा आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन नहीं हो रहा था। अब तो ये देखकर लगता है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा हो रही थी, वो एक तरह का फेक न्यूज़ था। जो व्यक्ति 84 रैली कर सकता है और भाषण दे सकता है, उसके स्वास्थ्य और उसके मानसिक दशा पर भी लोगों ने टिप्पणी कर दी थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसी चुनौती देंगे नीतीश जी को, तो नीतीश जी के पास भी रास्ता है, वो अपनी सामाजिक व्यवहारिक समाजवाद के द्वारा दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, और नीतीश जी करके हमेशा ऐसा दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी और ये जो जेडीयू का गठबंधन है, ये गठबंधन अगले 5 सालों तक रहेगा, और मुझे लगता है कि शायद जब बिहार में, जैसे लोग कहते हैं हम खेती करने वाले लोग हैं, बिहार में हुँ। एक नई खेती की जमीन तैयार हो रही है, मैं ऐसे कहूँगा।
ये राजनीति नहीं है, बल्कि एक नई ज़मीन तैयार हो रही है। इस ज़मीन पर माइग्रेंट्स भी लौटेंगे, इस ज़मीन पर उद्योग धंधे की भी बातचीत होगी, नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात होगी। जो प्रशांत किशोर से लोगों को उम्मीद थी कि उन्होंने एक जो बिहार के मुद्दे हैं, माइग्रेशन का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों को बहस के केंद्र में वो ले आए। लेकिन जिस तरह से बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो नीतीश कुमार का जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो इतना मजबूत है कि शायद जनता ने नीतीश कुमार से जब तक कोई बेहतर विकल्प नहीं होगा, तब तक शायद बिहार की जनता नीतीश कुमार या एनडीए को नहीं छोड़ेगी। तो शायद प्रशांत किशोर की गाड़ी उस बीच में फंस गई इस दोनों कहानियों के बीच में? देखिए, पहला तो एकदम बिल्कुल आपने सही कहा है, बिहार में मैं रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूएंसी और गाँव में भी मैंने यात्रा की है, शहरों में भी यात्रा की है। गाँव के ख़ास करके महिलाओं को इस बात का बड़ा क्षोभ और उनका एक गुस्सा था कि उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार को बिट्रे किया है। तो एक जो बिट्रेयल होता है, जो ट्रस्ट होता है कि आप जिस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते पहला उनका ट्रस्ट था। प्रशांत किशोर जी को दोबारा अगर इसमें रुकना है बिहार की ज़मीन पर, अपनी ज़मीन तलाश तो उन्होंने कर ली है और अगर उनको ज़मीन ढूँढनी है और बनानी है, तो सबसे पहले उन्हें ये ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि उन्होंने पलायन के ऊपर, रोज़गार के ऊपर जो नैरेटिव सेट किया, ज़्यादातर वो सोशल मीडिया का नैरेटिव था। वो लोगों को आकर्षित किया, लोगों को उसकी तरफ खींचा भी है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं खींचा है। और मुझे ये लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे ये लगता है जैसे हम वोटिंग 2 तरह से कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव वोटिंग और रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग। नीतीश जी को पॉलिटिकल थियरी में हम कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग का लाभ मिला है। लोगों को जो उन्होंने दिया है और लोगों ने जो उनसे पाया है, जो अपॉर्च्युनिटी पाया है, जो अपने परिवार को बिल्ड किया है, चाहे वो माइग्रेंट हो, चाहे वो महिलाएँ हैं, दोनों को। ये करने में बिल्कुल बुरी तरह से प्रशांत किशोर जी असफल रहे हैं। प्रशांत जी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि उनका उनका लाभ उठाया महागठबंधन ने। महागठबंधन की जो भी ऊर्जा बनी पिछले 3 वीक में, वो ऊर्जा बनी जॉब्स पे, पलायन पे और यूथ पे, वो प्रशांत किशोर सेट कर रहे थे। बिल्कुल वो नज़रअंदाज करके मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि शायद दूसरे को जिताने के जो उनके पास आर्ट था, वो अपने लिए अगर खुद खड़े होते और खुद जीत कर अपने आर्ट को दिखाते, तो शायद उनका ट्रस्ट ज़्यादा बनता। बिहार में कई सारे लोग ये कहते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, जिस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को सबसे पहले उन्होंने रीड किया और बिहार में वो इम्प्लीमेंट हो उसके लिए काम किया। नीतीश कुमार का जो योगदान है, जो ईबीसी वोट बैंक या फिर इस चुनाव में भी जो जीत का एक बड़ा फैक्टर है कि जो एनडीए का जो सोशल कोलिशन था वो काफ़ी ब्रॉड था, काफ़ी मजबूत था, अगर महागठबंधन से उसकी तुलना करें। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो ईबीसी के लिए किया गया काम है या उनके एम्पावरमेंट के लिए किया गया काम है, वो कई दशकों तक अगर नीतीश कुमार अगले 5 साल के बाद भी हट भी जाएँ स्वास्थ्य कारणों से या 2 साल के बाद हट जाएँ, तब भी बिहार में लोग उनको याद करेंगे और शायद कर्पूरी ठाकुर के बाद सबसे जो प्रोमिनेंट नेता में अगर बिहार में गिनती होगी तो नीतीश कुमार की होगी। बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूँ कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट ने भी नीतीश कुमार को नज़रअंदाज किया है, अंडर एस्टिमेट किया उनके आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स को। तो इस चुनाव के बाद, इस जनादेश के बाद देखिए ये जो 25वां साल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 20 साल के बाद मैं तो बार-बार से आश्वस्त था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जिसे कह रहे हैं ना वोट बैंक शब्द हमारे लेजेंडरी सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने यूज़ किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक बनाया उसको वोट बैंक नहीं कहा, मैं इसको एक सोशल कंस्ट्रक्ट कहता हूँ। कि कहीं ईबीसी था ही नहीं, उनके जो सोशलिस्ट मेंटर थे कर्पूरी ठाकुर, शायद उनके लिबरेटा के पीछे बैठकर उन्होंने सीखा होगा इन छोटे-छोटे जातियों की तरफ जिनके तरफ बिहार में किसी का ध्यान नहीं जाता था कि ये नोनिया है, ये नोनिया कैसे इलेक्टोरली मैं बिहार को पिछले 30-40 सालों से पढ़ रहा हूँ, अपना जीवन वहाँ का अनुभव भी है। लेकिन कभी किसी लोगों ने बेलदार को नहीं समझा कि ये कैसे पॉलिटिकली रेजोनेंट हो सकता है और एम्पावर्ड हो सकता है। उससे भी ज़्यादा कि अब बेलदार की औरतें भी कोई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा। तो सिर्फ ईबीसी ही नहीं,
ईबीसी के पीछे जो सिविक ऊर्जा और जो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी ईबीसी में बनाया है, शायद इसके लिए मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट और पॉलिटिकल स्कॉलर्स के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार याद रखे जाएँगे। और दूसरी बात ये भी कहूँगा, नीतीश कुमार में एक बड़ा आर्ट है, आर्ट ऑफ मॉडरेशन। हुँ, उनकी हुँ। पहली शिक्षा दिल्ली में एक कवि प्रधानमंत्री के साथ हुई है, आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये या और जब ये कवि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों को आश्चर्यचकित किया था कि इतनी बड़ी अलायंस, इतनी बड़ी वैचारिकताओं को वो और नीतीश कुमार और वाजपेयी जी के बीच में एक संबंध है। दोनों इमरजेंसी के सिपाही थे, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और उनको पता था कि वैचारिक विरोधों के बावजूद भी एक बड़ी जन लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो उस हिसाब से नीतीश ने आंदोलनों से जो सीखा, लोहिया जी से जो सीखा, एक रेस्टलेसनेस था नीतीश जी में और वो रेस्टलेसनेस उनको चुनाव के बाद दिखाई दिया कि वो लोगों के पास जाके पूछते हैं कि आपको क्या मिला? जब भी उन्हें दिक्कत हुई जाकर उन्होंने महिलाओं से पूछा कि ये क्या दारूबंदी हटा दी जाए? अब ऐसे ऐसे डायलॉग करने वाला जो लीडर है निश्चित रूप से शायद प्रशांत किशोर जी और महागठबंधन और कांग्रेस के बड़े जो सिपाही हैं, जो नेता हैं, वो शायद चूक गए इसको समझने में। और उससे बड़ी जो जो जिस तरह से एक बड़ा आत्मीय है, अगर आप नीतीश जी को देखेंगे, महिलाओं से पूछेंगे, हर व्यक्ति कहता है कि ये बिल्कुल हमारे गाँव के जैसे लगते हैं, नेक्स्ट डोर पॉलिटिशियन कहते हैं। ये नेक्स्ट डोर पॉलिटिशियन की अनसंग सागा है और ये जनादेश में दिखाई दे रहा है। शायद कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब लोगों ने सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया कि किसी महिला के गले में वो माला पहना रहे थे, तो लोगों ने ट्रोल किया, तो जब बिहार के गाँव में मैं किसी महिला से पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी हमारे पिता के समान हैं। पिता अगर अपनी पुत्री या बेटी के गले में माला डालेगा तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या मुद्दा क्या है? तो शायद नीतीश कुमार ने बिहार की पॉलिटिक्स में अपने को एक फादर फिगर की तरह एस्टैब्लिश कर लिया है और शायद इस चुनाव में एक सहानुभूति थी लोगों की, प्रो इनकम्बेंसी के साथ में सहानुभूति थी एक की नीतीश के प्रति लोगों में कि उन्हें चाहे बीजेपी से भी थोड़ी बहुत नाराज़गी थी कि क्यों बीजेपी उन्हें अनाउंस नहीं कर रही है। तो शायद ये दर्जा बिरले लोगों को प्राप्त होता है कि जनता के साथ में आपका इस कदर ट्रस्ट फैक्टर हो। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि नीतीश कुमार का जो पर्सोना है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी जैसे मैंने कहा एक लोहिया के रास्ते पे चलते तो लोहिया कहते थे कि जब भी आप डाउट में हो तो लोगों के बीच में जाओ। और लोगों के किस लोगों के बीच में जा रहे थे? देखिए, अगर आप पटना के सड़कों पे या समस्तीपुर, दरभंगा के गाँवों में जिन लोगों को नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा था, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो पुरुष वर्ग के लोग थे। वो हुँ, हुँ। लोग जो कि दारूबंदी को हटाना चाह रहे थे, वो सैंड बिल्कुल। माफिया के लोग थे, वो बूझ माफिया के लोग थे, जो कि हुँ, पुरुष थे। तो ये जो पुरुष सत्ता प्रधान समाज है, इसीलिए मैंने कहीं पर मैला आंचल के बारे में रेणु जी को लिखा। रेणु जी ने हुँ। एक अपनी कविता में कहा था, मेरा पिया बहरूपिया। तो नीतीश जी हमारे जिनको मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट नहीं समझ पाते हैं, वो एक पिता की तरह था। वो ऐसा था हुँ, जो मारे गए गुलफ़ाम की तरह हमें याद दिलाता है और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ये ना बर्फ़ी का सब रस ले लिया रे, ये जो ये नीतीश ही ने किया है। कि आप देखते रह गए कि पिंजड़े में बंद, स्वास्थ्य जिसका खराब चल रहा है, जिसकी उम्र हो चुकी है, जिसे रिटायर होना चाहिए, वो उड़-उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। अब आप देखिए आज के जनादेश ने साबित कर दिया कि यही आदमी मारे गए गुलफ़ाम में, यही व्यक्ति है जो कि बिहार के गाँव से, चाहे वो पूर्णिया के गाँव से हो, चाहे वो मगध में हो और इसका लाभ बीजेपी ने लिया। मैं बीजेपी को भी ये श्रेय देता हूँ कि जिस हुँ, किसी कोई कटुता नहीं थी चुनाव में। जो समरसता दिखाई, जो सहृदयता दिखाई और दोनों ने मिलकर एक-दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट किया है और उसका बड़ा है। इनफैक्ट ये चुनाव याद रखा जाएगा 2 नरेंद्र के लिए, नरेंद्र हुँ, मोदी और नीतीश जी के बारे में। इन दोनों ने जिस तरह से चुनाव को लगाया और जंगल राज की जो स्मृति है, मैंने कहीं पर कहा था शायद हुँ, आपसे या किसी से, ये हुँ, स्मृति भी बहुत काम आई है एनडीए के लिए। हुँ। एक सवाल कि जो तेजस्वी यादव की जो समस्या आई है, जो प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव में एड्रेस करने की कोशिश की कि अपना जो सोशल बेस है, कोलिशन है, उसको ब्रॉड किया जाए, कुशवाहा समुदाय को जोड़ा जाए। लेकिन बिहार में जो जातियों का जो संघर्ष रहा है, क्या आज भी
इतना ज़्यादा है या फिर वो उन पे उस तरह का ट्रस्ट नहीं है तेजस्वी यादव पे कि बाकी जातियाँ उस तरह से भरोसा नहीं करती हैं और शायद इसलिए उन्होंने वीआईपी पार्टी को जोड़ा, मल्लाह समुदाय को जोड़ने की कोशिश की, सीपीआई माले उनके साथ में है, लेकिन तब भी वो नतीजा उनके पास में नहीं आया, जो कम से कम 2020 में जो मोमेंटम उनके पास में था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आश्चर्यचकित करने की बात ये है कि कांग्रेस की का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था, उदासीन ही लग रहा था। लेकिन जहाँ तक अप्रत्याशित जो दिखाई दे रहा है वो विकासशील पार्टी का, मल्लाहों का। हुँ, मल्लाहों की सारी जातियों को अगर आप इकट्ठा कर लें, एक अम्ब्रेला में रख लें, तो करीब-करीब 9% के पास आती है और ईबीसी में ये बड़ी मुखर और विजिबल ये आपको मुकेश सहनी जी दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ जैसे आईपी गुप्ता को आप भूल रहे हैं, हुँ, तांती बिल्कुल। लोगों का आईपी गुप्ता भी आ गए थे ईबीसी की तरफ से और उनको दिखाई दे रहा था। तीसरा ये आप देखिए कि जिस तरह से कुशवाहा लोगों को मिलाने की बात हो रही थी, तो जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी माई के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि माई सीम्स टू बी फ्रोजन। अगर आप देखें 90 के बाद से लेके 2025 तक ये एक वोट बैंक की तरह फिक्स हो गया, फ्रोजन है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आप देखिए, वो जातियों को एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में लेते हैं, मोबाइल, डायनामिक एंड फ्लूइड है और उसके तरह-तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर अपने सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर से ये अभी तक मौका नहीं मिला है। तेजस्वी यादव की तरफ से मैं कहूँगा आरजेडी को ये मौका नहीं मिला है। थोड़े-थोड़े समय के लिए सरकार में काम करने का जो मौका मिला है, उससे इनको लाभ नहीं मिला है। अब ये चैलेंज बहुत बड़ा है और डिलेमा है आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए कि वो जब तक सरकार में नहीं आती है और एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार नहीं करती है, एक ज़मीन तैयार नहीं होती है, जिसमें ये जो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी का नीतीश जी ने ढाँचा बना दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अगर उसको लेके नहीं चलते हैं, तो आने वाले सालों में भी नीतीश कुमार 5 साल उसके बाद जब तक रहते हैं, उनके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी और महागठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत बिहार की ज़मीन में दिख रहा है। तो आज के मैंडेट के बड़े 3 टेकअवेज़ आपके हिसाब से क्या हैं? फ्यूचर के हिसाब से? देखिए, पहला तो मैंडेट हमारा ये है कि बिहार में लंबे समय तक ये एक स्टेबल सरकार, मैंने कहा है कॉन्टिन्यूटी, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल तय होता है कि बिहार में ये होगा। दूसरा है कि बिहार का ये मैंडेट ये भी दिखा रहा है कि अपोज़िशन के लिए अपनी नई ज़मीन तैयार करनी होगी, नई ज़मीन लगानी होगी और अपोज़िशन को जो पुराने तरीके हैं काम करने के, उन पुराने के काम करने के तरीके से जातियों के सिर्फ समीकरण से नहीं होगा, उन्हें एक जन आंदोलन में आना पड़ेगा, एक बड़ा रेनबो फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे नीतीश कुमार जी ने किया है बीजेपी के साथ मिलकर। तो एक खास तरह का जो प्रैग्मैटिज़्म है, वो अपोज़िशन के लिए। तीसरा है, मुझे ये लग रहा है और मैं चूँकि सोशल साइंटिस्ट हूँ और विकास पे काम करता हूँ, डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में बिहार में नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स की तरफ बिहार बढ़ेगा। बिहार में इस चुनाव ने इस बात को दिखाया है कि जो फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो गई हैं, दूर तक जा चुकी हैं, गहरी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर जो हमें रोज़गार या पलायन से जूझने के लिए जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं और बिहार को जैसे कहा जा रहा है विकसित बिहार बनाना है, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी इस जनादेश में। और आपको अंतिम सवाल कि क्या बीजेपी इसमें उसी तरह से नीतीश कुमार का कंधा से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देगी? या फिर आपको इस बात का कोई इल्म या शक नहीं लगता कि कोई महाराष्ट्र जैसा मॉडल बिहार में संभव नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र जैसा मॉडल बिहार में संभव बिल्कुल ही नहीं है। सुबह से हम इस पे बात कर रहे हैं बार-बार कि स्ट्रक्चरली और क्वालिटेटिवली स्पीकिंग महाराष्ट्र और बिहार दोनों अलग-अलग हैं। मतलब दोनों के समाज अलग हैं, दोनों के इतिहास अलग हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से बिहार चल रहा है और जिस तरह से हम लब और कुश की बात करते हैं, तो इस समीकरण में जेडीयू और बीजेपी मुझे नए लब और कुश की तरह दिखाई दे रहे हैं।
अश्विनी जी, बिल्कुल आपने नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी और जेडीयू के भाई बड़े भाई और छोटे भाई में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल आपका जो आपने बड़े टेक अवेज़ बताए, बिहार की जो धरती है, जिस तरह का जनादेश है, उसमें जो सोशल कोलिशन है, नीतीश कुमार का जो ट्रस्ट फैक्टर है और बीजेपी का एक बड़े भाई या छोटे भाई का जो रोल है, वो सारे फैक्टर कहीं न कहीं इस बड़े जनादेश की तरफ इशारा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विनी जी जुड़ने के लिए बहुत हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू।